हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं यूजीसी नेट कॉमर्स दिसंबर 2022 का पेपर, जो कि 4 मार्च 2023 को हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट का कॉमर्स का है ना, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसमें हमने 5-5 क्वेश्चन करके 2 क्लास में कवर किए और उनका एक्सप्लेनेशन भी देखा था हमने, है ना। अब हम 10th नंबर क्वेश्चन से करते हैं इस क्लास में। यहाँ से 11th से करना है हमें। हमसे पूछा सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन अल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, यानी कि कारोबारी फर्म के वैकल्पिक उद्देश्य के रूप में बिक्री राजस्व, जो सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन जिसको बोलते हैं, वो किसने प्रस्तुत की थी, वो किसने बोला था? तो जो हमारा WJ बाउमॉल ने दिया था, ठीक है ना। अब सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल हमारा जो होता है वो ओलिगोपोली इज अनदर इंपॉर्टेंट अल्टरनेटिव टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल, यानी कि अल्टरनेटिव मॉडल होता है जो कि हमारा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है। दिस हैज बीन प्रोपाउंडेड बाय WJ बाउमॉल ने प्रोपाउंड किया था ये, और जो कि अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे। ये कौन थे? WJ बाउमॉल एक जो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने बोला था कि सेल्स मैक्सिमाइजेशन वाज क्विट कंसिस्टेंस विद रेशनलिटी एजम्पशन अबाउट द बिजनेस बिहेवियर, यानी बिजनेस में सेल्स रेवेन्यू को भी मैक्सिमाइज करना है, हमें सेल्स को भी मैक्सिमाइज करना है, तभी हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इट मे बी आल्सो नोटेड दैट सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल रिप्रेजेंट करता है वन ऑफ द मैनेजियल थ्योरी द फर्म ऑफ द फर्म बिकॉज इन इट द ग्रेट इंपॉर्टेंट, कि एक तरीके से ये समझ सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, यानी कि सेल्स को मैक्सिमाइज करेंगे तो रेवेन्यू हमारा प्रॉफिट तो अपने आप ही मैक्सिमाइज हो जाएगा ना। तो एक तरीके से ये कौन थे? हम यहाँ से देखें तो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे, जो कि WJ बाउमॉल थे। इन्होंने हमारा और ये एक ओलिगोपोली मॉडल था। ये हमारा क्या था? सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल हमारा एक ओलिगोपोली मॉडल था। अब ओलिवर ई विलियमसन कौन थे? ये 27 सितंबर 1932 में बॉर्न हुए थे, जिनकी डेथ हो गई थी 21 मई 2020 को, ठीक है ना। ये को फाउंडर थे किसके? एप्पल के को फाउंडर मतलब इन्होंने मिलके ही, इनके साथ किसी न किसी बंदे ने एप्पल को फाउंड किया था। अच्छा, 2009 में इनको जो है नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, जो कि इकोनॉमिक साइंस फॉर हिज वर्क। अब इनकी थ्योरी ऑफ फर्म के लिए मिला था इनको, है ना। आल्सो डिड द ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च ऑन द ट्रांजेक्शन कॉस्ट इकोनॉमिक एंड ऑर्गेनाइजेशनल इकोनॉमिक्स। स्पेंड मच द करियर इन प्रोफेशनल ऑफ बिजनेस, यानी कि इन्होंने क्या क्या काम किए बिजनेस में, इकोनॉमिक्स में, लॉ एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, जो कि बर्कले में है, इन्होंने ये भी किया था, है ना। यहाँ पे भी काम कर चुके हैं जी। हेड दो BS इन मैनेजमेंट ऑफ MIT एंड MBA फ्रॉम स्टैनफोर्ड से, और उसके बाद PhD की थी इन्होंने इकोनॉमिक्स में, जो कि कहाँ से की थी? कार्नेगी मेलन से, ठीक है ना। तो विलियमसन ने क्या बताया था? विलियमसन की अगर हम बारे में बात करें तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट इकोनॉमिक्स और ऑर्गेनाइजेशनल इकोनॉमी की बात की थी इन्होंने, ठीक है ना। उसके बाद हम करें कि सीएट और मार्च का मॉडल क्या बोलता है? सीएट और मार्च का, कि दे हैव स्ट्रेस ऑन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इन्होंने किसके बारे में बात की थी? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में बात की थी सीएट और मार्च ने, जो कि मल्टी प्रोडक्ट फर्म जो होती है ना, वो अंडर अनसर्टेनिटी ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट, इनकी एजम्पशन से याद रखते हैं कि एजम्पशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इन एक फर्म देयर आर मैनी ग्रुप विद कन्फ्लिक्टिंग, यानी कि ज़्यादा ग्रुप होंगे वहाँ पे तो कन्फ्लिक्टिंग तो होगा। बिहेवियर इन ऑन इंटरेस्ट, यानी कन्फ्लिक्टिंग के बारे में बोला था इन्होंने। वन हैज टू डेवलप किए थे इन्होंने, गोल को डेवलप करने के बारे में बात बोला था। वेरियस ग्रुप, देखो ग्रुप इसका कीवर्ड है, ठीक है ना, इसका ग्रुप जो वो कीवर्ड है। वन ऑफ द डेवलप द ओवरऑल एनवायरमेंटल ऑफ द फर्म के ओवरऑल एनवायरमेंट को भी डेवलप करने की बात की थी इन्होंने। और दे हैड टू बी ट्रीटमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, है ना, ये भी याद रख सकते हैं। ठीक है ना, ये 2-3 चीज़ें आप याद रखें। रोथशाइल्ड कौन थे? रोथशाइल्ड KW 1947 में, जो कि इन्होंने प्राइस थ्योरी एंड ओलिगोपोली इन्होंने दिया था। प्राइस थ्योरी एंड ओलिगोपोली, जो कि इकोनॉमिक जर्नल 299 से 330 की बात 20 की बात थी। रोथशाइल्ड KW ने 1973 में पावर इन इकोनॉमिक पेंगुइन ये भी दी थी इन्होंने, पावर ऑफ इकोनॉमिक ऑफ प्राइस थ्योरी एंड ओलिगोपोली, ठीक है ना। उसके बाद रोथशाइल्ड ने 1954 में एक और दिया था थ्योरी ऑफ वेज, इन्होंने थ्योरी ऑफ वेज भी दिया था, जिसको ब्लैक बेल भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो उतना था उसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द स्लोप एंड पॉइंट इलास्टिसिटी, यानी कि स्लोप और पॉइंट इलास्टिसिटी के बारे में हमसे पूछा कि कौन सा करेक्ट है। ऑल पॉइंट ऑन द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप्ड डिमांड कर्व ऑफ द प्रोडक्ट कैसा होगा? तो स्लोप गोइंग चेंजिंग,
जैसे जैसे स्लोप चेंज होता है वाइल द पॉइंट इलास्टिसिटी हमारी कैसी रहती है, सेम रहती है, यानी कि स्लोप चेंज होता रहेगा उसका, बट हमारी पॉइंट इलास्टिसिटी जो है वो सेम रहेगी एक तरीके से, है ना, ये बोल सकते हैं हम। तो किसी उत्पाद की आयताकार अति परवलयकार मांग वक्र के सभी बिंदुओं पर बिंदु लोच और प्रवणता के संबंध में कौन सा है, ये पूछा हमसे। तो बिंदु लोच वही रहती है जबकि प्रवणता परिवर्तित होती रहती है हमारी, ठीक है ना। जैसे कि हाइपरबोला हुज एजम असिम्प्टोटिक आर द राइट एंगल, ये कौन सी होती है हमारी, राइट एंगल होती है ना, राइट एंगल ऐसे, ये शेप है ना, राइट एंगल होती है। ऑन ईच अदर इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जिनको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जब परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड में हमारा इक्वल होता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी प्राइस में जितना चेंज हुआ उतना ही डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हो रहा है। तो डिमांड फॉर सच एज कमोडिटी सेट टू बी यूनिटरी इलास्टिक, यानी कि कोई चेंज एक तरीके से बराबर चेंज हो रहा है तो उसको यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं, यानी इक्वल टू वन बोल सकते हैं हम। या फिर इफ द डिमांड कर्व भी रेक्टेंगुलर, जब हमारा डिमांड कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी इज इक्वल टू यूनिटी, जब हमारी इक्वल टू यूनिटी होती है ना, इक्वल टू यूनिटी, ये था हमारा इक्वल टू वन वाला, ठीक है ना। अब ऑल पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व पे हमारी इक्वल टू वन होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा बी हुआ था। 30 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। करंट मार्केट प्राइस ऑफ कंपनी का शेयर जो कि 90 रुपये का है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर नेक्स्ट ईयर का कितना है, 4.5। इफ द डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो, द ग्रोथ रेट हमारा कितना है, 8%। तो हमसे शेयर होल्डर रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न पूछा हमसे कितना होगा, है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है DPS अपॉन MPS इंटू 100 प्लस में ग्रोथ रेट, ठीक है ना, ये होता है। इससे अगर हम पुट करें तो DPS हमारा कितना है, डिविडेंड पर शेयर कितना हमारा 4.5, डिवाइड करेंगे MPS कितना हमारा 90, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है ना। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो एक जीरो हमारा यहाँ से कट जाएगा, अगर 4.5 से हम इसको यानी कि ये काटे तो ये हमारा 2 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये तो बन जाएगा हमारा कितना 20 ये बन जाएगा, नहीं इसको अगर ऊपर से करें हमें ना, पॉइंट इसका हटाए हम यहाँ से, एक जीरो यहाँ पे लग जाएगा तो ऊपर 45 रह जाएगा, है ना, 45 और नीचे 900 गुणा 100 हो जाएगा। तो इन दो जीरो हमारे यहाँ से कट गए, 9 पंजे 45, ये हमारा 5 बार में गया। और ग्रोथ रेट कितना था हमारा 8 था, है ना। 8 5 को प्लस करेंगे तो ये कितना बनेगा हमारा 13 बनेगा। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किंगड सेफ रेवेन्यू कर्व ऑफ द फर्म रिलेटेड टू विच ऑफ द टाइप ऑफ फर्म स्ट्रक्चर, यानी कि कौन सी मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेट करता है हमारा किंगड रेवेन्यू कर्व हमारा, तो वो हमारा ओलिगोपोली से रिलेट करता है, किंगड डिमांड कर्व, ठीक है ना, ओलिगोपोली से रिलेट करता है। अब परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्ट कॉम्पिटिशन, ओलिगोपोली और मोनोपोसोनी को पढ़ लेते हैं हम ना। लार्ज नंबर ऑफ शेयर होते हैं हमारे यहाँ पे इसमें परफेक्ट में, और यहाँ पे हमारा मोनोपोली में एक सेलर होता है हमारा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम फेयरली लार्ज हो सकते हैं कुछ, है ना। और ओलिगोपोली की बात करें तो फ्यू सेलर होते हैं हमारा, ओलिगोपोली में फ्यू होते हैं, मोनोपोली में एक होता है ना। मोनोपोसोनी में मैनी सेलर हो सकते हैं। अगर नंबर ऑफ बायर की बात करें तो लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं हमारे यहाँ पे भी लार्ज नंबर ऑफ बायर होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे भी लार्ज, यानी कि सब जगह लार्ज है बट एक जगह वन वायर है, कहाँ पे, जहाँ पे मैनी सेलर, तो मैनी सेलर है, वन वायर है मोनोपोसोनी में, ठीक है ना। नेचर की बात करें तो यहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं हमारे परफेक्ट कंपटीशन में, और मोनोपोली में बात करें तो सम हाउ यूनिक, यानी कुछ यूनिक प्रोडक्ट होते हैं, और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट हमारे मोनोपोलिस्टिक में होते हैं। और ओलिगोपोली की बात करें तो होमोजीनियस भी हो सकते हैं और डिफरेंशिएटेड भी हो सकते हैं। मोनोपोसोनी की बात करें तो होमोजेनियस प्रोडक्ट होते हैं। मोनोपोसोनी और परफेक्ट कंपटीशन में होमोजेनियस ही होते हैं केवल, ठीक है ना। नेचर ऑफ नॉलेज की बात करें तो यहाँ पे परफेक्ट नॉलेज होती है किसको, कस्टमर को परफेक्ट नॉलेज होगी। यहाँ पे सम नॉलेज होगी क्योंकि मोनोपोली की बात हो रही है, यहाँ पे भी सम नॉलेज होगी, कुछ नॉलेज, यानी कि बाकी सब जगह कुछ ही नॉलेज होगी, बट परफेक्ट कॉम्पिटिशन में परफेक्ट नॉलेज होती है उनको, कस्टमर्स को, ग्राहकों को, है ना। नेचर ऑफ एंट्री और एग्जिस्ट की बात करें तो हमारी जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है वहाँ पे हमारी फ्री एंट्री और एग्जिस्ट होती है, और मोनोपोली में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। फ्री और एग्जिस्ट हमारी कहाँ पे होती है, मोनोपोलिस्टिक और परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमारी कभी भी आओ कभी भी जा सकते हैं ना। और अगर हम बात करें मोनोपोली और ओलिगोपोली में तो ये रिस्ट्रिक्टेड होती है इन दोनों में, ठीक है ना, मोनोपोली और ओलिगोपोली में। और अगर हम मोनोपोसोनी की बात करें तो ये हमारा क्लोज एंट्री होती है यहाँ पे, ठीक है ना।
अगर मार्केट पावर की बात करें तो यहाँ पे कोई पावर नहीं होती, क्यों कि सब एक जैसे प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सबको नॉलेज है ग्राहकों को, तो कैसे हमारे पास पावर है, कोई नहीं है। हाँ, मोनोपोली में हम एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि यूनिक प्रोडक्ट है हमारे पास, है ना, किसी के पास अवेलेबल नहीं है वो, तो हमारे पास लार्ज पावर होगी। और यहाँ पे कुछ पावर हो सकती है, यहाँ पे सिग्निफिकेंस पावर है, या और अगर हम मोनोपोसोनी की बात करें तो यहाँ पे भी लार्ज पावर होती है हमारे। नेचर ऑफ इन्फ्लुएंस इन द प्राइस पे इन्फ्लुएंस, प्राइस टेकर होते हैं ये, क्योंकि फर्म प्राइस डिसाइड करेगी, और जो कंपनी जो होती है एक तरीके से वो प्राइस टेकर होती है, ठीक है ना, वो हमारी प्राइस टेकर होती हैं। और अगर हम बात करें मोनोपोली, तो ये प्राइस मेकर यानी खुद से प्राइस बनाते हैं ये, ठीक है ना। और अगर हम बात करें किसकी, इसकी मोनोपोलिस्टिक की, तो ये भी प्राइस मेकर होते हैं, प्राइस मेकर, बाकी सब प्राइस मेकर है, बस प्राइस टेकर कौन है हमारा, केवल परफेक्ट कंपटीशन। सेलिंग कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट कुछ नहीं होती, यहाँ पे भी कुछ नहीं होती, बट हम बात करें मोनोपोलिस्टिक की और ओलिगोपोली, तो यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट हमारी होती है, बाकी की तीनों जगह पे नहीं होती है ना। स्लोप डिमांड करें, कोई स्लोप की बात करें तो हम परफेक्ट इलास्टिक होता है हमारा, परफेक्ट में देखो परफेक्ट कॉम्पिटिशन से याद रख सकते हैं ना कि परफेक्ट से परफेक्ट में हमारा परफेक्ट इलास्टिक है। और मोनोपोली में नेगेटिवली स्लोप है, क्योंकि और लेस इलास्टिक है। नेगेटिवली स्लोप क्योंकि एक तरीके से मोनोपोली है किसी भी सेलर के पास, है ना, और ये भी हमारा नेगेटिव स्लोप है, बट मोर इलास्टिक होता है, ये हमारा ज़्यादा इलास्टिक होता है हमारा एज कम्पेयर टू मोनोपोली। क्योंकि डिमांड कर्व हमारा ओलिगोपोली में होता है, ये हमने पढ़ा था। और नेगेटिव स्लोप हमारा कहाँ पे होता है, मोनोपोसोनी में, है ना। और एआर और एमआर के रिलेशन की बात करो तो हमारे परफेक्ट कॉम्पिटिशन में परफेक्ट है, तो एक तरीके से दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं हमारी। और मोनोपोली में हमारा एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा होता है, कॉस्ट कम होती है एक तरीके से, है ना, क्योंकि हमारे पास एक तरीके से सिंगल पावर है ना, किसी के पास वो भी प्रोडक्ट भी अवेलेबल नहीं है। सेम बात करें हम तो मोनोपोलिस्टिक में भी यही होता है। अगर हम बात करें ओलिगोपोली तो वहाँ पे भी सेम यही होता है, और मोनोपोसोनी में। प्रॉफिट के नेचर की बात करें तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में केवल हमें क्या हो सकता है, लॉन्ग रन में हमें नॉर्मल हो सकता है, और नॉर्मली हमें होगा मोनोपोलिस्टिक में। बात करें मोनोपोसोनी की, ओलिगोपोली की और मोनोपोसोनी की और या मोनोपोलिस्टिक की, तो वहाँ पे एबनॉर्मल प्रॉफिट हमें हो सकता है, ठीक है ना। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। वैल्यू एडिटिविटी प्रिंसिपल हमारा कहाँ पे अप्लाई होता है ना, बजटिंग कौन से कैपिटल बजटिंग मेथड में यूज होता है, तो हमारा एनपीवी मेथड में यूज होता है ना, जिसको हम बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, ठीक है ना। वैल्यू एडिटिविटी प्रिंसिपल हमारा एनपीवी मेथड में यूज होता है। अब एनपीवी मेथड क्या होता है, आईआरआर क्या होता है, पी क्या होता है, पीआई क्या होता है, एआरआर क्या होता है, इनको पढ़ लेते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू स्टैंड फॉर नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी का मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है, जो कि यूज किए जाते हैं डिटरमाइन करना किसी भी प्रेजेंट वैल्यू ऑल फ्यूचर कैश फ्लो, जितने भी फ्यूचर में कैश फ्लो हमें आ रहा है, कितना कैश आ रहा है, उससे जनरेट करते हैं हम इन्वेस्टमेंट को, है ना, कितना हमने इन्वेस्टमेंट किया था उससे हमने कितना हमें एक तरीके से प्रॉफिट होता जा रहा है ना, उस चीज़ की बात करते हैं। और आईआरआर का मतलब होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिससे कि हम रेट ऑफ रिटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया था, जो कि जीरो कर देती है हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट को हमारी क्या कर देती है, ये आईआरआर हमारा जीरो कर देता है ना, प्रेजेंट वैल्यू को हमारी जीरो कर देगा ये नेट प्रेजेंट वैल्यू को। एनपीवी को जीरो कौन करेगा, एनपीवी को जीरो हमारा कौन करेगा, ये हमारा आईआरआर करेगा, ठीक है ना, ये याद रखने हैं। उसके बाद पीवीपी का मतलब होगा पेबैक पीरियड का मतलब नंबर ऑफ ईयर इज रिक्वायर्ड टू रिकवर ओरिजिनल कैश, है ना, जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया था उससे ओरिजिनल कॉस्ट कब तक रिकवर कर सकते हैं हम, उस वो हमारा पेबैक पीरियड में कवर होता है, ठीक है ना। और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हमारा क्या होता है, जो कि रेशियो बिटवीन हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लो, जितना भी फ्यूचर में कैश फ्लो हमें हो रहा है, और इनिशियल कैश आउटफ्लो, कितना हमने स्टार्टिंग में कैश हमने दिया था, उससे हम जब डिवाइड करके निकालते हैं तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होता है ना। डिवाइड नहीं, यहाँ पे रेशियो, हाँ रेशियो निकालते हैं ना हम यहाँ पे, है ना, तो आउटफ्लो को और इनफ्लो को कंपेयर किया जाता है यहाँ पे। और एआरआर का मतलब होता है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं डिवाइड करके एक्सपेक्टेड इनकम और इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट, हमारी कितनी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट थी और कितनी हमने इनकम की। तो यहाँ पे हम लेस की बात करेंगे और यहाँ पे डिवाइड की बात करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे डिवाइड से निकालते हैं हम। अब कैपिटल बजटिंग डिसीजन की टेक्निक की बात करें तो पेबैक पीरियड हमारा मोस्ट कॉमनली यूज, ज़्यादातर हमें यूज किया जाता है पेबैक पीरियड को। और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न हमारा जो फोकस करता है एक ओन इन्वेस्टमेंट हमारा या प्रोजेक्ट जो इम्पैक्ट करता है हमारी अकाउंटिंग प्रॉफिट को। अकाउंटिंग प्रॉफिट पे इम्पैक्ट कौन डालेगा, हमारा एआरआर डालेगा, ठीक है ना। और एनपीवी जो होता है बेस्ट टेक्निक होती है हमारी थ्योरेटिकली की बात करें हम यहाँ पे। और आईआरआर हमारा वाइडली यूज किया जाता है स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव अपील्स के लिए, ठीक है ना। और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बात करें तो ये हमारा एनपीवी से रिलेट करता है, ठीक है ना। और हमने एक चीज़ देखी थी कि आईआरआर हमारा क्या कर देता है, आईआरआर हमारा एनपीवी को जीरो कर देता है, ठीक है ना, ये हमने पढ़ा था। यहाँ से हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना।